मानव शरीर एक जटिल और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है जो ईश्वर के द्वारा अनुपम और अद्वितीय कृति बनाई गई है। यह मानव शरीर कई प्रकार के सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्म स्ट्रक्चर खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है, जिन्हें अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वह स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन सेल या मानव कोशिका के बारे में। मानव कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो मानव शरीर का निर्माण करती है। कई प्रकार की असंख्य ट्रिलियंस कोशिकाएं आके मिलती है और शरीर का निर्माण करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ह्यूमन सेल्स क्या होती है और ह्यूमन सेल्स की जो खोज है वो किन वैज्ञानिक ने की। इसके साथ हम जानेंगे कि ह्यूमन सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, किन किन कंपोनेंट से मिलकर ह्यूमन सेल्स बनी हुई होती है। और हम आज बात करेंगे कि ह्यूमन सेल्स की जो बाह्य मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी विशेष संरचना होती है जो सेल को ऑप्टिमम सेल शेप में बनाए रखने के लिए और सेल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर बड़ी जटिल और बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। वो किस प्रकार बनी होती है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ह्यूमन सेल्स कौन कौन से फंक्शंस संपादित करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक रूप से अपन जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग प्रकार के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक चैनल का नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया वो अभी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और जिन नए व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए आज कुछ नए सीख लेते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Cells are the smallest functional units of the body. They are grouped together to form tissues, each of which has a specialized function such as blood, muscle and bones. मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर के कार्यों का संपादन करती है। कई कोशिकाएं एक साथ मिलती है और टिश्यू का निर्माण करती है, और अलग अलग प्रकार के टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, उसका अलग फंक्शन है, मसल टिश्यू का अलग कार्य और बोन का अलग कार्य। डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। कई टिश्यू के साथ मिलते हैं और अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हार्ट, स्टोमक और ब्रेन। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम्स। कई ऑर्गन साथ आते हैं और सिस्टम का निर्माण करते हैं। ईच सिस्टम परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन दैट मेंटेन होम्योस्टासिस एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसका होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो साथ मिलकर कार्य करते हैं। For example, the digestive system is responsible for taking in, digesting and absorbing food and involves a number of organs including the stomach and intestine. एक उदाहरण से समझते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, उसके द्वारा हम भोजन को अंदर लेते हैं, भोजन को पचाते हैं और भोजन का अवशोषण किया जाता है। इसमें कई प्रकार के अन्य ऑर्गन्स जैसे कि स्टोमक है, इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, इसमें भूमिका निभाते हैं। The average adult human body consists of more than 100 trillion cells. एक सामान्य शरीर के अंदर लगभग 100 लाख करोड़ से अधिक या 100 ट्रिलियन से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। सेल्स आर द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट कोशिका या सेल्स होती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को या साइंटिफिक स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहा जाता है। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। प्रथम बार कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक की थी, वह 1665 में की गई थी। द फर्स्ट सेल थ्योरी इज क्रेडिटेड टू द वर्क ऑफ थियोडोर स्वान एंड मैथिस जेकब। स्वान और जेकब ने एक कोशिका की एक सेल थ्योरी प्रेजेंट की 1830 में। द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से मानव शरीर का विकास होता है। सेल मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड एज द फीटस ग्रोज सेल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस डेवलप ऑल विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द जाइगोट। धीरे धीरे जाइगोट में विकास होता है और जाइगोट में स्पेशल फंक्शन होते रहते हैं।
और अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती है अलग अलग अंगों के रूप में या सिस्टम के रूप में कन्वर्ट होती रहती है। इंडिविजुअल सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद दी नेकेड आई। एक सिंगल कोशिका को अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, बट दे कैन बी सीन विद इन थिन स्लाइसेज ऑफ टिश्यूज आर स्टेन्ड इन द लेबोरेटरी एंड मैग्नीफाइड बाय द माइक्रोस्कोप। जब कोशिकाओं को टिश्यू के रूप में या लेयर्स के रूप में अपन लेबोरेटरी में स्टेनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखते हैं तो अपन कोशिका को देख सकते हैं। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द टिपिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन बॉडी सेल्स। मोस्ट सेल्स हैव मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स शोन इन दिस डायग्राम। आइए एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि एक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। यह एक कोशिका का चित्र है जो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को शो कर रहा है। जब कोशिका को अपन ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो इस प्रकार कोशिका में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 सेंटर में जाते हैं। सबसे पहले अपन जो रेड कलर की जो गोलाकार स्ट्रक्चर गुलाब जामुन जैसी दिख रही है, ये इस कोशिका का न्यूक्लियस होता है जो केंद्र में पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के सबसे भीतर सेंटर में एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ फोल्डेड पाए जाते हैं, लाइट ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये फोल्डेड कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के छोटे छोटे स्पॉट या ब्लू कलर के गोल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नीचे की तरफ आएंगे तो येलो कलर के जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं उनको कहते हैं अपन गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के जस्ट बगल की तरफ है वाइट कलर के जो टावर्स दिखाई दे रहे हैं स्तंभाकार आकृतियाँ, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नीचे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में जो स्ट्रक्चर लाइट ग्रीन कलर की वह लाइसोसोम जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम को कोशिका का के आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहलाता है जबकि लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। इसके बगल में सीक्रेटिव वेसिकल्स और आगे बढ़ते हैं। सीक्रेटिव वेसिकल्स से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर व्हाइट कलर की दिख रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, इसका नाम है सेंट्रोसोम। फिर इस कोशिका के सरफेस पे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इस स्ट्रक्चर जो लंबी जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये फ्लेजेलम कहलाती है। इसके बगल में सीलियम। तो फ्लेजेला और सीलिया मिलकर क्या करते हैं कोशिका को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार कोशिका में ये प्रमुख ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वी कैन डिवाइड द सेल इनटू 3 मेन पार्ट्स। दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कोशिका के 3 प्रमुख कोशिकांग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म और नंबर 3 न्यूक्लियस। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द सेल फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका का जो बाहरी फ्लेक्सिबल सरफेस होता है उसका निर्माण करती है। सेपरेटिंग द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोशिका का इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए सेलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ ए सेल। कोशिका के बाहर और भीतर सब्सटेंसेस के आदान प्रदान को ये रेगुलेट करने का काम करती है। दिस सेलेक्टिविटी हेल्प्स एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी। अब जब कुछ पदार्थ बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं या कुछ अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, जो एक्सचेंज हो रहा है ये कोशिका की नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होता है जो सेल मेम्ब्रेन को करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्ले ए की रोल इन कम्युनिकेशन अमंग सेल्स एंड बिटवीन सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ और इंटरनल एनवायरनमेंट में आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करती है। इसके साथ साथ अन्य कोशिकाओं के साथ भी कम्युनिकेशन का काम ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। दूसरा पार्ट है कोशिका का साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेल्युलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कोशिका के न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। दिस कंपार्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। साइटोसोल को इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं। कंटेन्स वाटर डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या साइटोसोल में जल पाया जाता है, घुले हुए सोल्यूट्स पाए जाते हैं और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल इसमें तैरते हुए पाए जाते हैं।
विद इन द साइटोसोल आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल्स में कई प्रकार के छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैज ए कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शन। कोशिका के प्रत्येक कोशिकांग की अलग अलग आकृति होती है और स्पेशल इसके फंक्शन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वही लाइसोसोम आत्मघाती थैलियाँ होती है। इस प्रकार अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं जिनकी संरचना भी स्पेशल होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या apparatus, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार अन्य कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा पार्ट, न्यूक्लियस इज ए लार्ज ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ योर सेल्स डीएनए। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। विद इन द न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम है सिंगल मोलिक्यूल ऑफ डीएनए एसोसिएटेड with several proteins contains thousands of hereditary units called genes that control most aspect of cellular structure and function। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम पाए जाते हैं जीन्स, और जीन्स हेरिडेटरी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के संवाहक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। और किसी कोशिका के फंक्शन को और उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने का या मेंटेन करने का या कंट्रोल करने का काम ये जीन्स करते हैं। नेफ्रॉन एक अलग सेल है, न्यूरॉन अलग सेल है, ओवम अलग सेल है, स्पर्म अलग सेल है। तो प्रत्येक सेल का काम क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सब निर्धारित करता है जीन्स। तो इस प्रकार जीन इस फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए फ्लेक्सिबल येट स्टडी बैरियर दैट सराउंड एंड कंटेन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए स्ट्रक्चरल मॉडल कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी फ्लेक्सिबल और एक तगड़ी बैरियर होती है जिसके भीतर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलस ने 1975 में दिया था। कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए सिंगर और निकोलस ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले अपन समझते हैं कि मोज़ेक किसे कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा जो रूम होता है, फर्श होता है, आंगन होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, अलग अलग रंग के पत्थर लगवाते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं, फिर उसको घिसाई करा देते हैं जिससे कि उसमें अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन हमें दिखाई देती है। उस डिज़ाइन को कहते हैं मोज़ेक। तो ठीक वैसे ही हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं और बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उस मोज़ेक की तरह ये लेयर बनती है, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट रिजेंबल्स मूविंग सी ऑफ फ्लूइड लिपिड्स दैट कंटेन्स ए मोज़ेक ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स। इस प्रकार एक महासागर में सागर में पानी भरा रहता है, उसके बीच में कई प्रकार की चीज़ें मिली होती है उसमें, और वो एक लगातार फ्लूइड के रूप में बहता था। उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है, इसमें बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो अपन आगे देखते हैं। सम प्रोटीन्स फ्लोएट फ्रीली लाइक आइसबर्ग इन द लिपिड सी। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आइसबर्ग हिमखंड की तरह, जिस प्रकार सागर महासागर में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो तैरते रहते हैं, इसी प्रकार लिपिड के सी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स के कण भी तैरते हुए पाए जाते हैं। वेरेज अदर आर एंकर्ड एट स्पेसिफिक लोकेशन लाइक आइसलैंड। कुछ प्रोटीन्स के कण स्पेसिफिक साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं जो आइसलैंड की बात ही दिखाई देते हैं। द मेम्ब्रेन लिपिड्स अलाउ पासेज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड सोल्यूबल्स मोलिक्यूल्स बट एक्ट एज बैरियर टू द एंट्री और एग्जिट ऑफ चार्ज और पोलर सब्सटेंसेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं, कुछ को बाहर आने देते हैं। इस प्रकार अंदर और बाहर की जो प्रक्रिया है वो सब्सटेंसेज की उसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन इनकी खासियत होती है लिपिड की कि ऐसे सब्सटेंस जो कोशिका के भीतर होते हैं और वो चार्ज होते हैं या जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उनको ये बाहर जाने से रोक देती है, वो कोशिका के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए उनको बाहर आने से ये रोकती है। सम ऑफ द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। लिपिड्स मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों को और अंदर आने वाले पदार्थों को कंट्रोल करते हैं। तो ये दो प्रकार के टोल प्लाजा हो गए, एक लिपिड हो गया, एक प्रोटीन्स हो गए। जिस प्रकार नेशनल हाईवे पे जो टोल प्लाजाज होते हैं वो आने और जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर कुछ समय रुकता है, टोल भरते हैं फिर जाते हैं। तो वैसे ही ठीक वैसा ही काम लिपिड मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस के आने और जाने को रेगुलेट करते रहते हैं। अदर प्रोटीन्स कैन एक्ट एज सिग्नल रिसेप्टर और
एज मोलिक्यूल्स दैट लिंक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर प्रोटीन्स। लिपिड हो गया, कुछ प्रोटीन हो गए। अब तीसरे प्रकार के और प्रोटीन होते हैं जो सिग्नल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक वायर की तरह लगे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपस में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार बनी होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दोहरी झिल्ली। द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर to back layers made up of 3 types of lipids. Those are phospholipids, cholesterol and glycolipids. अगर हम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आती है वो आती है लिपिड की बाइलेयर। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की एक दोहरी झिल्ली होती है। इसके आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों तरफ से लिपिड पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इस लेयर में। नंबर 1 फास्फोलिपिड, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल और नंबर 3 ग्लाइकोलिपिड्स। अबाउट 75% ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स आर फास्फोलिपिड्स, लिपिड्स दैट कंटेन फास्फोरस। इससे फास्फोलिपिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। टोटल लिपिड का 75% फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल इज अबाउट 20% और 20% लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है। एस्टिडोइड विथ एन अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स अबाउट 5%। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ 5% ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। इस प्रकार फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड मिलके लिपिड की बाइलेयर को बनाते हैं। इस चित्र के द्वारा अपन देखते हैं कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर की जो ब्लू कलर की जो लेयर होती है इस पर गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सब फास्फोलिपिड की एक लेयर है। नीचे भी एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये भी फास्फोलिपिड की लेयर है। इस प्रकार लिपिड की दोहरी झिल्ली मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निर्माण करती है। इसमें जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दोनों सतहों पर, ये राउंड स्ट्रक्चर क्या है? फास्फोलिपिड का हेड है। इसके साथ ऊपर लिखा हुआ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों मिलके बने रहते हैं, जो ऊपर की सरफेस पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नीचे की सरफेस आपको दिख रहा होगा कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड होता है। तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल या क्या करते हैं? तीनों लिपिड मिलकर इस दोहरी झिल्ली को बनाते हैं। इसके साथ आपको इसमें एक प्रोटीन भी का मॉलिक्यूल्स दिख रहा होगा बीच में। हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था कि प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बीच में धसे रहते हैं, जो आइलैंड की तरह दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो येलो येलो कलर के राउंड शेप है, ये आइलैंड प्रोटीन्स के जो चैनल का काम करते हैं। इसमें बीच में पोर्स होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पोर्स। ये सब्सटेंसेज के आने और जाने को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करिए। वायर जैसी स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ऐसे कई प्रकार के चैनल प्रोटीन्स होने के साथ साथ कुछ कम्युनिकेटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो सिग्नल या रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये हो गई लिपिड की दोहरी झिल्ली। द बाइलेयर अरेंजमेंट occurs because the lipids are amphipathic molecules, which means that they have both polar and non-polar parts. लिपिड्स की जो दोहरी झिल्ली है, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ये दोहरी झिल्ली क्या काम करती है। इस दोहरी झिल्ली में ऊपर भी लिपिड होता है और नीचे भी लिपिड होता है। इसमें जो लिपिड्स होता है, इसकी जो बाइलेयर्स होती है ये एम्फीपैथिक नेचर की होती है, मीन्स ये हाइड्रोफिलिक भी होती है और हाइड्रोफोबिक भी होती है। इसमें पोलार और नॉन पोलार दो भाग पाए जाते हैं, एक तरफ चार्ज होती है, एक तरफ अनचार्ज होती है। इन फास्फोलिपिड्स द पोलर पार्ट इज द फास्फेट कंटेनिंग हेड। फास्फोलिपिड की इस दोहरी झिल्ली में जो ये फास्फोलिपिड का जो हेड होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, मीन्स वाटर लविंग होती है, जल आकर्षी होती है। द नॉन पोलर पार्ट्स आर 2 लॉन्ग फैटी एसिड टेल्स। फास्फोलिपिड की जो बीच की जो टेल्स होती है, जो मेम्ब्रेन के मध्य में पाई जाती है, वो नॉन पोलर होती है या हाइड्रोफोबिक होती है। ये जल विरागी, जल प्रतिकर्षी लेयर होती है। हाइड्रोकार्बन सेंस, ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं की। फास्फोलिपिड का जो झिल्ली होती है, लेयर होती है, उसका जो बाहरी सरफेस है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला जिस पर गोल स्ट्रक्चर बन जाती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। और इंटरनल जो लेयर होती है उसका भी जो निचला भाग होता है, जो इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट से टच रहता है, वो भी हाइड्रोफिलिक होता है। तो फास्फोलिपिड के जो दोनों सतह हैं वो क्या है? हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक और बीच का भाग क्या है हाइड्रोफोबिक। तो दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, इसको कहते हैं एम्पीपैथिक। इस चित्र की तरह आप समझिए, ऊपर की जो परत है इसमें राउंड 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गोल गोल ब्लू कलर की, ये है फास्फोलिपिड का ये हेड। ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि नीचे का जो भाग है ये भी राउंड शेप है, ये भी हाइड्रोफिलिक होता है। परंतु इस दोनों हाइड्रोफिलिक एरिया के बीच में जो इंटरमीडिएट जो लेयर जो व्हाइट कलर की छड़ी जहाँ पे दिखाई दे रही है हल्की हमें, ये फास्फोलिपिड की टेल होती है जो फैटी एसिड की होती है, और ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये जल को प्रतिकर्षित करती है। इन दिस वे द हेड फेस ए वाटरी फ्लूइड ऑन आइदर साइड। इस पर हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड का जो हेड होता है उसके दोनों तरफ जल ही होता है, एक तरफ होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और दूसरी तरफ होगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या साइटोसोल हो गया और बाहर की तरफ कौन हो गया एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स इन ईच हाफ ऑफ द बाइलेयर पॉइंट टुवर्ड वन अनदर फॉर्मिंग ए नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन इन द मेम्ब्रेन्स इंटीरियर। तो हमने अभी देखा कि बाहर का जो हेड होता है फास्फोलिपिड का वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, परंतु जो मध्य का जो भाग है इंटरमीडिएट पार्ट है उसमें फास्फोलिपिड की जो टेल्स होती है दोनों साइड की वो टेल्स होती है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट या नॉन पोलर हिस्सा कहलाता है जो सेल मेम्ब्रेन के इंटरमीडिएट या मध्य के भाग को बनाता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि फास्फोलिपिड की जो राउंड हेड हो गया ऊपर और नीचे, ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक, परंतु बीच की जो ये जो फास्फोलिपिड की जो टेल्स होती है फैटी एसिड की, ये हाइड्रोफोबिक होती है, जो वाटर से हेट करती है, जल को प्रतिकर्षित करती है। कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल्स आर वीकली एम्पीपैथिक एंड आर इंटरस्पर्स अमंग द अदर लिपिड इन बोथ लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ अगला लिपिड वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वीकली एम्पीपैथिक होता है, इसका कुछ हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है, कुछ हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या करते हैं फास्फोलिपिड की जो दोनों लेयर होती है उनके मध्य में बीच में धसे हुए रहते हैं। द टाइनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द ओनली पोलर रीजन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो भाग होता है वो पोलर होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द पोलर हेड ऑफ द फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड के हेड के साथ बॉन्ड बनाता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड के साथ ये बॉन्ड बनाने का काम करता है। मीन्स कोलेस्ट्रॉल का जो पोलर हिस्सा है वो फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के साथ बॉन्ड बनाने का उनसे जुड़ता है। द स्टीरॉयड रिंग्स एंड हाइड्रोकार्बन टेल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल आर नॉन पोलर। जबकि कोलेस्ट्रॉल की जो रिंग्स होती है और जो इसकी जो टेल्स होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। दे फिट अमंग द फैटी एसिड टेल्स ऑफ द फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड की जो बीच का जो भाग है, जो टेल्स है, जो फैटी एसिड की हमने देखी हाइड्रोफोबिक, वो और इस कोलेस्ट्रॉल की टेल, ये दोनों मिलकर क्या करती है हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इस चित्र में देखो आप ध्यान से, ऊपर और नीचे की दोनों परतों में जो व्हाइट हिस्सा दिख रहा है ये पूरा हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, जो लंबी जिसमें छड़े नुमा जो टेल्स है फास्फोलिपिड का फैटी एसिड उसकी, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये नीचे लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इसकी जो नीचे की जो टेल्स होती है वो तो होती है हाइड्रोफोबिक, जबकि इसका जो शीर्ष भाग होता है वो इन फास्फोलिपिड के हेड के साथ ये ब्लू डॉट दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल का, ये इसका पोलर हिस्सा जो इसके साथ बॉन्ड बनाने का काम करता है, ये चार्ज या पोलर होता है। द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म ए पोलर हेड, देयर फैटी एसिड टेल्स आर नॉन पोलर। इसी प्रकार जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उन ग्लाइकोलिपिड्स का भी जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो भाग होता है वो पोलर होता है, और जो फैटी एसिड टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। पोलर में चार्ज और अनपोलर, नॉन पोलर मीन्स जो चार्ज नहीं है। ग्लाइकोलिपिड्स अपीयर ओनली इन द मेम्ब्रेन लेयर दैट फेसेस द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन का वह भाग जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के संपर्क में रहता है वह उस सतह पर ही सिर्फ ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। विच इज वन रीजन द टू साइड्स ऑफ द बाइलेयर आर एसिमेट्रिक और डिफरेंट। यही कारण है कि सेल मेम्ब्रेन की दोनों जो परतें होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, एसिमेट्रिक होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वाला जो भाग होता है सेल मेम्ब्रेन का वह क्या होता है उस एरिया पे ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, जबकि जो इंट्रासेल्युलर जो भाग होता है लिपिड लेयर का उस पर ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते, ये अंतर है। इस चित्र में आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाहर का जो पार्ट है उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्लाइकोप्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो ब्लू नीले रंग का जो बॉक्सेज है ये कार्बोहाइड्रेट है, और नीचे का भाग इसका प्रोटीन, ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड।
अपन बात करें ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड में एक तो कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा हो गया ये ब्लू कलर का, और नीचे का पार्ट हो गया लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो जो सेल्स मेम्ब्रेन का जो बाहर का जो सरफेस है उस पर ही ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक सतह पर ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, इसलिए ये जो लेयर होती है ये एसिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1, एक्ट एज अ बैरियर सेपरेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। कोशिका का इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कार्य है कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कोशिका से बाहर जाने वाले सब्सटेंस, कोशिका के भीतर आने वाले सब्सटेंस, दोनों को रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टोल प्लाजा की तरह काम करती है। तीसरा, हेल्प्स आइडेंटिफाई द सेल टू अदर सेल्स। पर्टिकुलर जो पेरेंटल सेल होती है उसको अन्य सेल के साथ जो उसके नज़दीक आ रही है उनको पहचानने का काम भी, जैसे कि इम्यून सेल्स आ रही है, दूसरे प्रकार जो सेल्स आती है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर लेती है, पहचान जाती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, क्योंकि उस पर रिसेप्टर होते हैं। लास्ट कार्य है पार्टिसिपेट इन इंटर सेलुलर सिग्नलिंग। एक कोशिका दूसरी कोशिका को सिग्नल भेजती है, मैसेज भेजती है। कोशिका के सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट दोनों को जोड़ते हैं, जिससे कि बाहर कुछ हलचल हो रही है, जो भी बदलाव हो रहे हैं या क्या मैसेज अन्य सेल्स को भेजना होता है वो इन चैनल्स के द्वारा या सिग्नल्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो सेल्स होती है वो कोशिका, वो हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। मानव शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर प्रथम बार किया था। इसके साथ साथ जो सेल्स होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसका एक इम्पोर्टेंट भाग है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और तीसरा हिस्सा क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन नंबर 1 हो गया, न्यूक्लियस दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट इसका साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होती है जो लिपिड की दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जिसमें फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड 3 प्रकार की वसाएं पाई जाती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बनती है, जिसमें क्या होता है, एक फ्लूइड की लिपिड की जो फ्लूइड लेयर होती है उसके बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स एक चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो सब्सटेंसेस के आने जाने को रेगुलेट करते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलके इनका प्रमुख कार्य है सब्सटेंसेस के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करना। इसके साथ जो न्यूक्लियस होता है कोशिका का, उसमें डीएनए होता है, उसमें जीन्स होते हैं जो कोशिका के स्ट्रक्चर और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है, जिसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो फास्फोलिपिड का नीचे का जो पार्ट होता है लोअर लेयर वो भी हाइड्रोफिलिक होती है, जबकि इस सेल का जो मध्य का भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड लेयर में सबसे ज़्यादा फास्फोलिपिड पाया जाता है दोहरी झिल्ली में, जो 75% होता है। कोलेस्ट्रॉल लगभग 20% और 5% इसमें क्या रहता है, ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो दोहरी झिल्ली है ये हमारी कोशिका को क्या करती है, इसको एक शेप प्रदान करती है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके साथ साथ इसके अलग अलग जो फंक्शन है उनको ये रेगुलेट करने का कार्य करती है। कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और यदि आपको लगता है कि वीडियो अन्य स्टूडेंट्स, अन्य फ्रेंड्स या आपके जानकार लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।